Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, my name is Amir Abdullah. I am your chemistry teacher. Students, आज हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अगर देख लें स्टूडेंट्स, हम जिस जमीन पे रह रहे हैं ये लैंड, एयर, वाटर और लिविंग ऑर्गेनिज्म पर मुश्तमिल है। सो एवरीथिंग इन द अर्थ सिस्टम कैन बी प्लेस्ड इनटू वन ऑफ द फोर मेजर सिस्टम। जो कुछ रोए जमीन पे मौजूद है उसको हम इन चारों सिस्टम्स में से किसी में प्लेस कर सकते हैं। हमारे पास एटमॉस्फेयर है जो कि एयर पर मुश्तमिल है। स्टूडेंट्स, एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस है। इसी तरह लिथोस्फीयर जो कि लैंड पर मुश्तमिल है, हाइड्रोस्फीयर जिसमें वाटर, और बायोस्फीयर जो ऑल लिविंग थिंग्स, ख्वाह वो प्लांट है, ख्वाह वो एनिमल है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इन पर मुश्तमिल है। तो अगर हम देख ले अपनी यूनिवर्स में इस अर्थ पे, तो इसमें हमारे पास क्या आते हैं? यानी लैंड जो कि हम लिथोस्फीयर में इसका, फिर लैंड में हमारे पास माउंटेन्स आते हैं, इसमें हमारे पास मैदानी इलाके आते हैं। इसी तरह इस रोए जमीन पर नहरें, दरिया, समंदर, ग्लेशियर्स, मुख्तलिफ सूरत में क्या मौजूद है? पानी मौजूद है, और इसको हम हाइड्रोस्फीयर में स्टडी करते हैं। फिर कुछ पानी जो है हमारे पास ड्रिंकिंग के काबिल होते हैं, इस्तेमाल के काबिल है। कुछ हमारे पास समंदरों का पानी होता है जो कि खारा पानी होता है। इसी तरह इस जमीन पे मुख्तलिफ किस्म के जानदार, जिनमें हमारे पास प्लांट्स है, और इसी तरह ह्यूमन बीइंग है और एनिमल्स है। तो ये हमारे पास बायोस्फीयर में हम स्टडी करते हैं। और इस अर्थ के इर्द गिर्द एयर का एक ब्लैंकेट मौजूद है, हवा का एक ब्लैंकेट मौजूद है, डिफरेंट गैसेस जिसमें एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम एटमॉस्फेयर में स्टडी करते हैं। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसमें एटमॉस्फेयर डिस्कस करेंगे। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर इज द इनवेलप ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ सरफेस। ये डिफरेंट गैसेस का एक इनवेलप है, एक ब्लैंकेट है, एक जखीरा है जिसने इस अर्थ को सराउंड किया हुआ है, और ये मुख्तलिफ गैसेस पर मुश्तमिल है। अब इस एटमॉस्फेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। किस तरह? द एटमॉस्फेयर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ। इस जिंदगी गुजारते हैं इस अर्थ सरफेस पे मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल। तो इनकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, प्लांट्स लाइफ, एनिमल लाइफ, ह्यूमन बीइंग लाइफ, तो इसको सस्टेन करने में एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा रोल है। स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर सेव अर्थ फ्रॉम हिजिडियस एनवायरनमेंट ऑफ आउटर स्पेस। आउटर स्पेस से, आउटर स्पेस में हमारे पास सन है, आउटर स्पेस में हमारे पास स्टार है, आउटर स्पेस में हमारे पास डिफरेंट फ्री रेडिकल्स है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है। तो इस आउटर स्पेस के हेजिडियस इन्वायरमेंट से इस अर्थ को क्या करती है? महफूज रखती है। इसी सन से, इसी आउटर स्पेस से हमारे पास डिफरेंट किस्म के कॉस्मिक रेज आते हैं। तो ये कॉस्मिक रेज और डिफरेंट रेडिएशन, हार्मफुल रेडिएशन जिस तरह के गामा रेज, ये जब आउटर स्पेस से आते हैं
तो इसी एटमॉस्फेयर के डिफरेंट पार्ट्स में एब्जॉर्ब हो जाती है और ये एटमॉस्फेयर जो है ये एज ए प्रोटेक्टिव लेयर इस अर्थ पर लाइफ को सस्टेन करने में मदद देती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है जिस पर से यहां आउटर स्पेस से आने वाले डिफरेंट कॉस्मिक रेज, हार्मफुल रेडिएशन जो है इनको एब्जॉर्ब करते हैं। इसी तरह ये एटमॉस्फेयर मेंटेन द हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ। इसी अर्थ पर हीट बैलेंस को मेंटेन करने में भी एटमॉस्फेयर का बड़ा रोल है। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा मैदानी इलाकों में गर्मियों में हवा बहुत गर्म हो जाती है। यह गर्म हवा ऊपर को उठती है और एयर प्रेशर कम हो जाता है, जिसके नतीजे में पोलर रीजन से जो कि कंपैरेटिवली कोल्ड होते हैं, उन रीजन से एयर जो है इस वीकेंड स्पेस को कवर करने के लिए आती है। जब कोल्ड एयर आना शुरू हो जाती है तो यो अर्थ पर हीट बैलेंस हो जाता है, यानी ये एटमॉस्फेयर और इसमें मौजूद गैसेस जो है ये मेंटेन रखती है हीट बैलेंस ऑन अर्थ सरफेस। तो स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर एक्चुअली क्या है? इट इज द इनवेलप ऑफ गैसेस। क्या है? इनवेलप ऑफ गैसेस है जिसने अर्थ सरफेस को सराउंड किया हुआ है और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल है किस चीज में? अर्थ पर लाइफ को सस्टेन करने में। स्टूडेंट्स, इसी एटमॉस्फेयर को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको हम ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर कहते हैं। स्टूडेंट्स, एंड में हम केमिस्ट्री ऑफ ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर एक्सप्लेन करते हैं आप लोगों के कोर्स के मुताबिक, सिलेबस के मुताबिक। स्टूडेंट्स देखो, अर्थ सरफेस के सबसे करीब जो स्फीयर है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं और यह ट्रोपोस्फियर अर्थ सरफेस से लेकर 11 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसकी अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखें तो इसमें हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर का यह सबसे ज्यादा हंगामा खेज स्फीयर है, क्योंकि यहां पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी प्लांट्स हैं, वो इसी स्फीयर में रहते हैं और पूरी लाइफ की जो चमक दमक है, जो रौनक है, वो इसी स्फीयर में मौजूद है। क्योंकि इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी जिंदगी गुजारते हैं, लोकोमोशन करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की प्रोसेसेस जो है, लाइफ प्रोसेसेस, वो अर्थ सरफेस पर इसी ट्रोपोस्फियर में होती है। इसलिए ये सबसे ज्यादा हंगामा खेज स्फीयर है। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेटोस्फियर है, जो कि 11 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के हिस्से तक अर्थ सरफेस के इर्द गिर्द फैला हुआ है और इसी में ओजोन मौजूद है, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। हम जब आसमान की तरफ देखते हैं, हमें आसमान नीला नजर आता है। एक्चुअली ओजोन लेयर की वजह से हमें क्या नजर आता है? नीला नजर आता है। स्टूडेंट्स, अब लोगों ने उर्दू क्लास में अल्लामा इकबाल के अशआर पढ़े होंगे, जो फरमाते हैं ये नील गो फलक जिसे कहते हैं आसमां। तो ये नील गो फलक जो है एक्चुअली O3 लेयर है। क्या है? O3 लेयर, यानी स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन, इसके अलावा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल भी मौजूद होते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर 50 किलोमीटर के फासले तक, यानी अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर के फासले तक फैला हुआ है।
इससे आगे हमारे पास यानी 50 किलोमीटर से लेकर 85 किलोमीटर तक जो स्फीयर है उसको हम क्या कहते हैं, मेसोस्फीयर कहते हैं। और मेसोस्फीयर में हमारे पास मॉलिक्यूलर आयंस मौजूद होते हैं। इसके आगे जो है हमारे पास यानी 85 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक हमारे पास थर्मोस्फीयर मौजूद है। और थर्मोस्फीयर में मुख्तलिफ किस्म के आयंस, मुख्तलिफ किस्म के फ्री रेडिकल्स, मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूलर आयंस मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट स्फीयर्स। नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं। स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने पढ़ा कि एटमॉस्फेयर डिफरेंट स्फीयर्स पर मुश्तमिल है, जिसमें हमारे पास ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर पर मुश्तमिल है, तो हम देखते हैं, देखो अर्थ सरफेस से कितने खित्ते तक, कितने फासले तक ट्रोपोस्फेयर मौजूद है, यानी 0 किलोमीटर से लेकर 11 किलोमीटर तक। कहने का मतलब यह है 0 किलोमीटर मतलब हमारे पास अर्थ सरफेस से लेकर 11 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर मौजूद है। जिस तरह हमने पढ़ा कि ट्रोपोस्फियर सबसे ज्यादा हंगामाखेज स्फीयर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इसी स्फीयर में रहते हैं। यहां पर टेम्परेचर जो है 15 डिग्री से लेकर -65 डिग्री तक, यानी डिफरेंट रीजन पर डिफरेंट टेम्परेचर मौजूद होता है। और इसमें अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन देखें तो नेचुरली इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और ऑर्गान मौजूद होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इस स्फीयर में जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उनकी वजह से, हमारे ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मुख्तलिफ किस्म के सिंथेटिक केमिकल, सिंथेटिक गैसेस जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से प्रोड्यूस होते हैं वो भी इस स्फीयर में मौजूद होते हैं। मसलन इंडस्ट्रियलाइजेशन के नतीजे में जो हमारे पास नॉक्स, कॉक्स और सॉक्स प्रोड्यूस होते हैं, या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो प्रोड्यूस होते हैं, या इसी तरह लोकोमोशन की वजह से, मोमेंट की वजह से डस्ट पार्टिकल जो प्रोड्यूस होते हैं, तो ये सब कुछ ट्रोपोस्फेयर में मौजूद होता है। यानी अगर हम केमिकली देखें तो ट्रोपोस्फेयर वो स्फीयर है एटमॉस्फेयर का जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, आर्गन और इसके साथ ये गैसेस यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसी तरह कार्बन मोनो एंड डाइऑक्साइड, सल्फर मोनो डाई और ट्राइऑक्साइड्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक केमिकल्स एटसेट्रा मौजूद होते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर जो कि 11 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है, यहां पर अगर हम टेम्परेचर देखें तो -2 से लेकर -65 तक इसका टेम्परेचर होता है स्फीयर का। और इसमें हमारे पास मेजर कंपोनेंट जो है वो क्या है, ओजोन है। जो हेवी गैसेस होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं, जो हेवी पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, या वाटर ड्रॉपलेट्स एंड सो ऑन, तो ये हमारे पास ट्रोपोस्फियर में और स्ट्रेटोस्फियर में हमारे पास ओजोन, ओजोन के अलावा नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। मेसोस्फीयर जो कि 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक फैला हुआ है, यहां पर टेम्परेचर -2 से लेकर -92 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और इसमें चूंकि देखो स्टूडेंट्स, ओजोन लेयर अगर है, ये हमारे पास अर्थ सरफेस है, ये हमारे पास ट्रोपोस्फेयर, ये हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर, और इस स्ट्रेटोस्फेयर में
ओजोन लेयर मौजूद होता है, जो सन से आने वाले कॉस्मिक रेडिएशन, हाई एनर्जी रेडिएशन जो है उसको या तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं या रिफ्लेक्ट बैक कर लेते हैं। तो मेसोस्फेयर में जो गैसेस मौजूद होते हैं वो एन हाई एनर्जी रेडिएशन की वजह से क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। ये मौजूद गैसेस क्या हो जाते हैं, मॉलिक्यूलर आयंस में तब्दील हो जाते हैं। थर्मोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर में देखो स्टूडेंट्स, ये 85 से लेकर 500 किलोमीटर तक इसी फैला हुआ है ये स्फेयर, और इसमें टेम्परेचर -92 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। और यानी इसमें बहुत ज्यादा मकदार में टेम्परेचर राइज हो जाता है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और इसमें भी फ्री रेडिकल मौजूद होते हैं, मॉलिक्यूलर आयन मौजूद होते हैं, एटॉमिक आयन्स मौजूद होते हैं, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। आप लोगों ने पढ़ा है कि टेम्परेचर राइज से मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेटरी मोशन बढ़ जाती है, ट्रांसलेटरी मोशन बढ़ जाती है, कोलिजन बढ़ जाते हैं। मोस्टली यहां पर हमारे पास आयन्स में की सूरत में एटम्स मौजूद होते हैं, मॉलिक्यूलर आयन की सूरत में मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स, ट्रोपोस्फियर की केमिकल कंपोजिशन और इसमें होने वाले मेजर रिएक्शंस देखते हैं कि ट्रोपोस्फियर की केमिस्ट्री क्या है एंड केमिकल रिएक्शन इन ट्रोपोस्फियर कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। स्टूडेंट्स, मेन केमिकल स्पीशीज, जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया कि ट्रोपोस्फियर में मेन केमिकल स्पीशीज कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये मेजर कंपोनेंट्स है ट्रोपोस्फियर के। स्टूडेंट्स, इसके अलावा इंट्रोड्यूस गैसेस जो है, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से या वोल्केनोज की वजह से या अदर एक्टिविटीज की वजह से जो गैसेस इंट्रोड्यूस होते हैं, उनमें नाइट्रोजन के मानो और डाइऑक्साइड, कार्बन के मानो डाइऑक्साइड, सल्फर के मानो ट्राइऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर मुश्तमिल है। तो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक गैसेस मॉलिक्यूल्स इस स्फीयर में मौजूद होते हैं। अब हम देखते हैं कि फिर यहां पर कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, वो कोपजीर होते हैं। द नॉक्स, कॉक्स एंड सॉक्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। यहां पर नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर के ऑक्साइड्स के जो रिएक्शन होते हैं वो इस स्फीयर में एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते। किस तरह, हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर वेपर के साथ ऑक्सीजन की मौजूदगी में HNO3 बनाते हैं। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड वाटर वेपर के साथ ऑक्सीजन की मौजूदगी में प्रोड्यूस करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और यह सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड वाटर में डिजॉल्व होकर जो हमारे पास रेन की सूरत में जो वाटर आती है अर्थ सरफेस पे, तो इसका पीएच क्या कर देते हैं, इसका पीएच लो कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। स्टूडेंट, हमें पता है कि प्योर वाटर जो है उसका पीएच कितना होता है, 7। अब नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से क्या प्रोड्यूस होते हैं, देखो हमने पढ़ा है कि एसिड वो सब्सटेंसेस है जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या देते हैं, प्रोटॉन,
H2SO4 क्या है? डाइप्रोटिक एसिड है। डिसोसिएशन पर हमें 2 प्रोटॉन देते हैं। अब इस हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन की वजह से पीएच जो है वाटर का वो चेंज हो जाता है। स्टूडेंट्स, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट बोर्ड पे जाकर देखते हैं। स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर आल्सो रिएक्ट विद रेन वाटर। देखो, कुछ ऑक्साइड्स मसलन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये चीजें तो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, स्पेशली कोल की बर्निंग की वजह से हमारे पास सल्फर के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि एसिड रेन काज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो नेचुरली भी क्या होता है, मौजूद होता है एटमॉस्फेयर में, तो यह भी रेन वाटर के साथ रिएक्शन पर इसकी पीएच को लो कर देता है। इट मेक द रेन वाटर स्लाइटली एसिडिक। कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो क्या बनाते हैं? कार्बनिक एसिड। और स्टूडेंट्स, कार्बनिक एसिड वीक एसिड है। यह जब डिसोसिएट होता है H2CO3 तो यह हमें हाइड्रोजन प्रोटॉन देते हैं और इसकी वजह से क्या हो जाता है? पीएच ऑफ रेन वाटर डिक्रीज हो जाता है। दिस रिएक्शंस, ये जो हमने डिस्कस किए, यानी HNO3 या H2SO4 या H2CO3 वगैरह, ये जब रेन वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसकी रिएक्शन की वजह से पीएच क्या हो जाता है? पीएच लो हो जाता है और ऐसे रेन को फिर हम एसिड रेन कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हमारी एटमॉस्फेयर जो है ये एक्सपोज है इन गैसेस को, या ये गैसेस ज्यादा मिकदार में प्रोड्यूस होते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती है, तो हमारे पास एसिड रेन बरसेंगे। ये गैसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्योंकि ये ऑनवर्ड एसिड प्रोड्यूस करते हैं वाटर वेपर के साथ, तो एसिड रेन प्रोड्यूस करते हैं। और एसिड रेन्स जो है स्टूडेंट्स, ये कंटेमिनेट्स ड्रिंकिंग वाटर। ये एक पोल्यूशन है, टाइप ऑफ पोल्यूशन है जो कि हमारी ड्रिंकिंग वाटर को कंटेमिनेट कर देते हैं। ड्रिंकिंग वाटर का पीएच चेंज करके इसको पीने के काबिल नहीं रहने देते। इसी तरह प्लांट्स लाइफ को भी इफेक्ट करते हैं और एनिमल लाइफ और स्पेशली एक्वेटिक लाइफ, यानी एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल को इफेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग बायोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि पीएच लाइफ एक्टिविटीज में चेंज ऑफ पीएच मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शंस को, इंजाइमेटिक रिएक्शंस को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। जब हम पीएच चेंज करते हैं तो चेंज ऑफ पीएच की वजह से मुख्तलिफ किस्म के इंजाइमेटिक रिएक्शन, मुख्तलिफ किस्म के बायोकेमिकल रिएक्शंस जो है वो इफेक्ट होते हैं। तो एसिड रेन की वजह से चूंकि पीएच चेंज हो जाता है, तो पीएच के चेंज होने से प्लांट्स भी इफेक्ट होते हैं, एनिमल्स भी इफेक्ट होते हैं, और इसके अलावा एक्वेटिक लाइफ जो है, एक्वेटिक प्लांट या एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो भी इफेक्ट होते हैं। इसी तरह हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी खराब कर देते हैं। मसलन अगर हम देखते हैं हमारे बिल्डिंग्स में कैल्शियम कार्बोनेट लगा होता है, कैल्शियम मार्बल स्टोन लगे होते हैं, और एसिड्स की वजह से, एसिड रेन की वजह से इसकी लाइफ जो है वो कम पड़ जाती है, कोरोडेड हो जाते हैं। इसी तरह जो बिल्डिंग्स होते हैं ये जब एसिड रेन को एक्सपोज्ड होते हैं तो एसिड रेन्स की वजह से इनकी लाइफ टाइम जो है वो कम हो जाती है, कोरोडेड हो जाते हैं। और आल्सो डिसॉल्व हैवी मेटल्स।
प्रोड्यूसिंग वेरियस टॉक्सिक इफेक्ट। हेवी मेटल्स जो हमारे पास है इनको डिसॉल्व कर देते हैं, और ये हेवी मेटल्स की डिसोल्यूशन पर ये पानी अगर ड्रिंकिंग वाटर के साथ मिल जाता है तो इसको कॉन्टेमिनेट कर देते हैं। इसी तरह अगर ये टॉक्सिक वाटर जिसमें हेवी मेटल डिसॉल्व्ड है समुद्रों में चला जाता है तो एक्वेटिक लाइफ को इफेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा लाइटनिंग इन एयर खास द फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे पास जब एटमॉस्फेयर में लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग की वजह से हमारे पास एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान रिएक्शन होकर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है। इसी तरह पार्शियल कंबस्टन जब हाइड्रोकार्बन की होती है तो इट प्रोड्यूस व्हाट? कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी हाइड्रोकार्बन की लिमिटेड ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब कंबस्टन होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे ट्रोपोस्फियर में मौजूद गैसेस और इन गैसेस की केमिकल रिएक्शंस। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की। स्टार्ट में हमने पढ़ा कि जिस अर्थ पर हम रह रहे हैं इसमें 4 मेजर स्फीयर्स मौजूद है, डिफरेंट 4 बड़े सिस्टम मौजूद है, जो कि एटमॉस्फेयर जो एयर से रिलेटेड है, लिथोस्फीयर जो लैंड से रिलेटेड है, हाइड्रोस्फीयर जो वाटर के साथ रिलेटेड है, और हमारे पास 4th टाइप क्या है? बायोस्फीयर, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट और एनिमल स्टडी करते हैं। और फिर चूंकि इस चैप्टर में हमारा फोकस मेनली एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर पे होगा, तो हम पहले एटमॉस्फेयर डिस्कस करते हैं और फिर एटमॉस्फेयर में जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो एटमॉस्फेयर को हमने स्टडी किया कि इसको हम ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर में डिवाइड करते हैं। और फिर हमने स्ट्रेटोस्फियर के केमिकल कॉम्बिनेशन को डिस्कस किया कि केमिकली इनमें कौन कौन से गैसेस मौजूद होते हैं और यहां पर कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं और इन केमिकल रिएक्शंस के क्या क्या इफेक्ट होते हैं प्लांट्स पे या एनिमल पे या ह्यूमन लाइफ पे। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी था। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।